कहाँ से बंद हो? चालू। हेलो बड़े भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज हम आपके बीच आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपनी कुछ अर्ज लेकर के। और वो अर्ज है, आज तारीख है 7 अप्रैल 2025। ये जो स्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर छुटकी अम्मा का मंदिर, छुटकी अम्मा का यहाँ पे एक स्थान हुआ करता था, जो भवानी माता का स्थान हुआ करता, जिसमें पूजा हुआ करता। अब मैं नंदापुर में बैठा हूँ और नंदापुर में इस स्थान का जो महत्व है, यहाँ पर हमारे परिवार के जो भी पूर्वज आए थे उनकी यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं और उन यादों के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा। कुछ ऐसी यादें होंगी जो कि आपको सीधे तौर पर जानकारी हुई होगी और कुछ ऐसी यादें होंगी जो कि आपको किसी के द्वारा जो है उनके साथ सुनने पर प्राप्त हुई होगी। तो मैं दोनों ही कहानियों को आपसे सुनना और समझना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो ये हमारे पूर्वज कड़ा मानिकपुर से आए, लगभग कितनी पीढ़ियों पूर्व और कितने वर्षों पूर्व वहाँ से आए थे, और उसके बाद उनकी जो पीढ़ियाँ आपको ज्ञात हैं पूर्वजों की, उनका आप जो है विस्तार से विवरण हमें दें। जी। हम लोगों को तो भाई कोई इतिहास जो पता है वो बजरंगी दादा ने ही बताया था हैं। और अपने पूर्वजों में जगमोहन दादा कभी पता लगाने गए थे खड़ा मानिकपुर, एक बार अपने पूर्वजों को पता लगा खड़ा मानिकपुर लोग कभी गए थे 1950 में, 1950 में जी 50 के आसपास कभी गए थे वो खड़े जी। जब वो शायद 30-40 साल के गए होंगे, जगमोहन दादा आते थे, हम गए तो वहाँ भूल चुके हैं, क्योंकि 200 वर्ष पहले लगभग 1760 वाले के आसपास जब मुग़ल सल्तनत का इलाहाबाद मतलब दिल्ली में कंट्रोल जो है ख़त्म हो चुका था, लगभग पूरी इंडिया पर उनका ढीला हो चुका था, सब प्रशासन कमज़ोर हो गए थे दिल्ली के मतलब मुग़ल सल्तनत के बादशाह 1760 के आसपास। और ज़्यादातर जो है सब किसी अंडर में किसी कंट्रोल में थे, मराठे के कंट्रोल में आते। यहाँ के जो सूबेदार खड़ा के सूबेदार हुआ करते वो शायद वहाँ हावी हो गए, वो सल्तनत कमजोर हो गई और कुछ एनार्की फैल गई, अराजकता। मुग़ल सल्तनत एकदम ख़त्म तो नहीं हुई थी और ये लोग कमज़ोर होने के कारण फ़ायदा उठा के ये लोग अलग मतलब अपने आप स्वतंत्र हो गए। तो कुछ अराजकता बस वहाँ से 2 भाई वहाँ दीवान थे खड़ा रियासत, वो लोग अपने परिवार को लेकर के यहाँ आए, बैलगाड़ी में आते हैं। यहाँ एक बाज़ार लगती है, परमेश्वरी लगती है, बहुत पुराने समय से परमेश्वरी में। उसी मंदिर पर दोनों भाई आए थे अपने अपने बच्चों को लेकर के, अपना धन समुदाय वहाँ से फिर इस समय 2 ठाकुरों के गांव थे, एक महमूदपुर और एक सरायपुर करैया। यहाँ के ठाकुर एक भाई को करैया वाले ठाकुर गए अपने यहाँ बताने के लिए, सरायपुर जिसे कहते हैं
नौजा सराय गाँव सरैया लोकल बाधन सरैया सराय गोकुल है और दूसरा महमूद को कटावा वहाँ वाले ले गए। कहते हैं महमूद को कटावा वाले भाई जो थे उनको वहाँ लेखपाली लेखपाली वहाँ वाले भाई को या भाई के लड़कों को जो आए थे उनके लड़कों को यहाँ कुछ यहाँ लगभग हमारे ख्याल से 250 वर्ष हो गए, लगभग 10 पीढ़ी हैं। 10वीं पीढ़ी 25 साल की एक पीढ़ी वाली 30 साल 30 साल और 30 साल में एक पीढ़ी नहीं आ जाती है। अब तो दिन में आने लगी 30 साल पहले 30 साल में बच्चे हो जाते थे। इस हिसाब से हमारे ख्याल से 12 पीढ़ी हो गई। हम लोग बड़े 30 पीढ़ी होंगे। पता नहीं है ना कि दादा को भी बताते थे अपने पूर्वजों में किसी ने लालता दादा का जो खानदान था उनके ऊपर वाले स्थिति यहाँ लगभग लालता दादा के ऊपर वाले जो पूर्वज रहे होंगे 7-8 पीढ़ी 7-8 पीढ़ी पहले 6-7 पीढ़ी उन लोगों ने शायद वहाँ महमूदपुर वाले भाई के परिवार को ख़त्म कर दिया। वहाँ को मिल जाए लेखपाली ख़त्म करवा दिया जो ख़त्म हो जाए तो अपने लेखपाली। अच्छा, अभी आपने बताया कि लगभग 1760 के आसपास की ये घटना है और मुझे लगता है कि पानीपत का युद्ध 1757 में हुआ था, 1764 में बक्सर 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और उस समय पराभव काल मुगलों का चल रहा था और लगभग 12 पीढ़ियों पूर्व हमारे पूर्वज वहाँ से आए थे और वो 2 बैलगाड़ी में अपने परिवार और संपत्तियों के साथ परमेश्वरी के मेले में आए, जहाँ पर 2 ठाकुर परिवारों ने, एक तो सरैया के ठाकुर और दूसरे महमूदपुर के ठाकुरों ने उनको अपने यहाँ बसाने का निर्णय लिया। ये पता नहीं है कि वो किन परिस्थितियों में वहाँ से भाग करके आए थे। अगर अभी आप उस पर प्रकाश डालिएगा, अगर आपको कोई इस बारे में सुनी सुनाई बातें आपको मालूम होंगी तो भी। अब दूसरी बात ये होती है कि एक सरैया में आए और एक जो है वहाँ आए और उसके बाद लालता दादा के परिवार में, लालता दादा के पिताजी का नाम शायद परमेश्वर था क्या, तो वो उनके परिवार के लोगों ने उस परिवार को ख़त्म करने की कोशिश की। सफल शुभधाम, जो अपने पिताजी को अक्सर कहा जाता था कि उनको सफल शुभधाम आए हुए हैं, यानी सफल शुभधाम को किसी तरह से उनकी जो मृत्यु हुई थी वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और सफल शुभधाम जो थे वो मूल रूप से वहाँ बस गए थे महमूदपुर में। तो अब ये सफल शुभधाम की जो कहानी शुरू होती है वहाँ से ये शुरू होता है कि एक परिवार यहाँ पर जो कि सराय गोकुल में बसा, वो जा कर के अपना एक तरह से उत्तरजीवी परिवार हुआ और दूसरा परिवार वहाँ से ख़त्म होने लगा। इसके बारे में अगर कोई कारण होगा तो बताइएगा, अगर आपको जानकारी होगी। और उसके बाद जो पीढ़ियाँ आती हैं, उसके बाद आप जो है अगर परमेश्वर के परिवार में कोई जानकारी आपको कोई होगी तो वो भी बताइएगा, उनके जो भी पूर्वज होंगे या जो उनका सजरा होगा। और उसके बाद ख़ास तौर से हम फिर अपने परिवार पर ख़ास तौर से आएंगे। तो अभी आप ये सफल शुभधाम की जो कहानी है उसका बड़ा एक ट्विस्ट है, क्योंकि सफल शुभधाम जो थे वो अपने पिताजी को भी आते थे और उनको पागल भी कहा जाता था। बट ये है कि उनको कहा जाता है कि सफल शुभधाम ने आके घेर लिया है। तो इन परिस्थितियों में आपको हम 2 भाग में इस पार्ट को करते हैं। एक तो जो अपने परिवार की जहाँ तक आपके पास ज्ञात जानकारी है, जो कि पूर्वजों की है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन आज तक बताइएगा। एक तो यह है। दूसरा कि अगर आपको
वहाँ के बारे में कुछ मालूम है, परमेश्वर के परिवार के बारे में, उनके सजरे के बारे में मालूम है, या इस यहाँ के जो कायस्थ हैं उनके बारे में अन्य कोई चीज़ें मालूम है तो वो भी बताइएगा। तो अब आप इस पर कृपया प्रकाश डालें और सफल सुखधाम की कहानी का भी वर्णन करें। वो लोग तो एक भाई को ले गए थे, उन्हीं के परिवार में एक पीढ़ी दो पीढ़ी में सफल, दूसरी तीसरी पीढ़ी में उनका सफल सुखधाम हुए हों, तीसरी चौथी पीढ़ी में, तो उनके समकक्षीय जो भी परमेश्वर के यहाँ भी 4-6 पीढ़ियाँ बीत चुकी रही होंगी और यहाँ भी 2-4 घर हो गए रहे होंगे लगभग। मान लीजिए एक परिवार जिसमें परमेश्वर का आता है उसके ऊपर, और उसमें ऊपर से ये जो लल्लू का परिवार है क्या नाम, वो उनके नज़दीक है, उनके नज़दीकी परिवार में है ऊपर से। तो उन्हीं के लल्लू के परिवार में भी एक जो है बहुत बड़े कोई संत महात्मा हुए थे जिनको कहा जाता है कि घोड़ा वोड़ा से चलते थे, बाजार वजार लगवाते थे, या क्या था, जिनकी हम लोग पूजा भी शायद करते हैं, वो खाकी बाबा। तो उस पर भी रोशनी डालिए। हमको ज़्यादा ज्ञात नहीं है खाकी बाबा, लेकिन खाकी बाबा इनके परिवार में हुए थे। जो हो सकता है कि एक ऊपर से जब उनका परिवार एक है तो उसमें जब खाकी बाबा तो इन्हीं के नज़दीक हुए, लल्लू लाल के, तो बाद में कहीं से अलग हो गया होगा पैमाना, तो उधर लालता का हो जाए, इधर खाकी बाबा, मतलब खाकी बाबा परिवार परमेश्वर के ऊपर वाले जो रहे होंगे, और उन्हीं के परमेश्वर के ऊपर वाले ही ने कभी जो है उन सफल सुखधाम समकक्षी परिवार को, सफल सुखधाम जो रहे होंगे उनको ख़त्म किया होगा कि लालच बस कि वहाँ लेखपाली हमको मिल जाए, लेखपाली के लिए, क्योंकि उस समय जो है कि भाई वहाँ नहीं बचेंगे कोई, तो यहाँ नज़दीक में कोई इधर इस गांव में भाई उनके भाई के नज़दीक यही परिवार आता है ऊपर से। सही कह रहे हैं आप, तो एक उन्होंने आपका अनुमान सही लग रहा है। ये आपने किसी न किसी से सुना होगा, ज़्यादातर बजरंगी दादा ने ये चीज़ें बताई होंगी या छोटके दादा ने बताई होंगी। अरे कुछ मतलब ये बताया कि उन्होंने परिवार से उन्होंने ही मरवाया था, मारा था, मरवाया था। तो हम अपना अनुमान भी इसीलिए लेखपाली के लिए जो इस प्रकार से एक परिवार वो हो गया। अब उस ऊपर से दोनों परिवार अलग हो गए। अब बाद में चल कर के वर्तमान में तो परमेश्वर के परिवार के राम खिलावन भी नावल हो गए। उन्होंने अपने पत्नी के भतीजे को ला करके नारायण लाल को यहाँ बताया, गोद लिया, और लालता लाल की बिमला की, तो उन्होंने बिमला की शादी को किया श्रीनिवास से। तो वो पास में कौन सा गाँव है, बातम कौन जो है चंदौर कोई गाँव है यहाँ, भीखमपुर नंदपुर के पास, वहाँ शादी बिमला की हुई थी। और वो आकर के बिमला दीदी ITI में है, जो अभी जीवित हुए हैं, श्रीनिवास लाल ITI में। हाँ, वो इस समय कायस्थों में सबसे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ हैं, 90 साल के। उनका भी एक इंटरव्यू अभी मेरे द्वारा लिया जाएगा। और उनका जो है, और अच्छा, तो अगर आप इनके बारे में, इनकी जो विभाजन हुआ है, तो लल्लू के परिवार के बारे में कुछ अगर वरिष्ठ लोगों के बारे में बता सकें। नहीं ज़्यादा नाम नहीं याद। उनके बारे में खाकी बाबा उन्हीं प्रकार के महावीर भी हुए थे। खाकी बाबा का मेला रामगंज में लगता था। अरे वो हम अभी समाज बनी हुई है, और कभी बड़ा भाई हाथी घोड़े चलते। अच्छा, ये जो इनका परिवार था, खासतौर से लल्लन भैया का परिवार, इनके बारे में थोड़ा सा रोशनी आप डालें। इनके बारे में तो जो जानते हो, जहाँ तक आपको मालूम। इनके बारे में ज़्यादा अच्छा सुबह अपने आप बता सकते हैं, हमको तो ज़्यादा मालूम। चलिए ठीक है, तो आप जो बता सकते हैं, ठीक है, आपकी बात सही है, इसको सुकई से समझा जाएगा। अभी और एक परिवार और था, हाँ, जो कि ये टिम्बरलाल, क्या नाम था उनका, टिम्बरलाल, तो घर में कहते थे पूजा टिम्बरलाल, उनका नाम वैसे क्या था, बिंदेश्वरी प्रसाद। जी, आपकी याददाश्त बहुत तेज है। उनका भी परिवार नावल हो गया। उसमें कोई राधे लाल थे, श्री लाल का एक ऊपर से एक थे, श्री राधे लाल। तो राधे लाल का मकान जो था, राधे लाल नावल हो गए हैं, बिंदश्री के नज़दीक ही थे दोनों लोग। राधे लाल का घर आगे की तरफ था, जिसको अब उन्होंने रामनरेश ने घर बनवा लिया, रामनरेश लाल ने माता बता, जो हम लोगों के नज़दीक हैं। उनका घर जब बगल में था तो उस पर नावल हो गए, उनका कब्जा उन्होंने
अच्छा, आप अपने परिवार के ऊपर जो है रोशनी डालें, उसकी जो सजरा है उसके ऊपर डालें, जो आपको क्या तो वहाँ से शुरू। हमको तो उन्होंने रघु बजरंगी दास ने रघु का ही बताया था, लेकिन रघु के पिताजी का नाम क्या था ये जगदीश भैया जो थे रामदेव के बड़े बेटे, उन्होंने कोई वहाँ मुआयना किया था, तो क्या नाम है बंदोबस्त अव्वल है, उसमें अव्वल का तो रघु सुदृश लाल लिखा था है, इसका मतलब सुदृश लाल के ही लड़के लखनऊ में हैं, तो सुदृश लाल के लड़के रघु हुए, और रघु के पहली शादी से महेश्वर लाल और हजारी लाल, महेश्वर लाल बड़े हजारी लाल दो लड़के थे, और हजारी लाल महेश्वर लाल और दूसरी पत्नी जो रघुलाल या रघुवीर लाल की थी, वो उनसे जो पहली मरने के बाद दूसरी शादी की दूसरी पत्नी से शंकर और बहादुर हुए। शंकर जो है अमेठी में उनकी शादी हुई थी सही, लेकिन अमेठी में वो लेखपाल थे, अमेठी के पास में गाँव के, और बड़ी बीमारी कहते तो पैसा हुई। शंकर जल्दी मर गए, मतलब तो उनकी माई तो बहुत दिन तक लोग जीवित रहे, कहते हैं जो बड़ी लंबी थी शंकर की माँ पत्नी, उनके बच्चे तो नहीं थे, तो पैसा वैसा भी बांटती थी और वसूलती थी पैसा ब्याज पर देती थी। तो शंकर और बहादुर, शंकर नावल हो गए, बहादुर के लड़के श्री किशोर लाल और सुंदर लाल। श्री किशोर लाल बड़े थे, लेखपाल थे, बरीमना हैं क्षेत्र के, और नंदापुर के भी कभी रहे हैं, आसपास के भी रहे लेखपाल। बाद नंदापुर के लेखपाल जो मोहन दादा हुए हैं नंदापुर के लेखपाल, तो उनके श्री किशोर लाल की 4 लड़के, सबसे बड़े मोहन लाल मास्टर, दूसरे जब मोहन लाल की शादी नहीं हुई, और तीसरे जो है श्री राजा राम का, चौथे जो है श्री रूप प्रताप था। तो इनके विनोद लाल के 4 लड़के, प्रेम प्रकाश, ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश और जय प्रकाश जो गया, ये 4 लड़के इनकी हुई। और इनके जगमोहन लाल नावल भी रहे, उनकी शादी हुई। तीसरे द्वारा रामलाल के 5 लड़के और 1 लड़की, सबसे बड़ी शांति की जिनकी शादी हुई, वो सबसे बड़ी थी। उसके बाद उनसे छोटे जो है 5 लड़के थे, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, वेद प्रकाश और छोटे लाल, वीरेंद्र और नरेंद्र, और श्री प्रताप लाल के 5 लड़के, 1 लड़की। सबसे बड़े दिनेश दिनकर, दूसरे जो है शिवमूर्ति लाल, तीसरे अनिल कुमार और चौथे पवन कुमार, पचवें कपिल कुमार। और अनिल कुमार से छोटी रानी एक लड़की, रानी देवी शादी जो है कर्मा की है। और उधर जो महेश्वर है, महेश्वर लेखपाल थे, तो गांव के, तो सबसे पहले जो ठाकुरों ने बसाया, तो हम ही लोग कड़े मानीपुर से जब आए थे, तो पहले सबसे बसाया तो उनका उन्हीं की नंदापुर वाला क्षेत्र जो था उन्हीं लोगों के अधीन था, उन्हीं लोगों के नाम था, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने सबसे पहले गांव के शुरुआत में लकायत लोग बसे, इसके बाद गांव के लिए दीक्षित लोग आए, इसके बाद दीक्षित लोग बसाए गए, उसके बाद सबसे बाद में तिवारी लोग आए, सबसे दक्षिण में तिवारी लोग बसे, और साथ में आसपास में बसावट के कायस बावन सबके बसावट के आसपास में, मतलब सेवक वर्ग, चमार, हरिजन लोगों को। महेश्वर के परिवार का थोड़ा विस्तार से बताएं। तो महेश्वर लेखपाल थे, और हजारी उनके भाई छोटे थे, तो हजारी को उन्होंने निकाल दिया, कहा हम अपने पास नहीं रखते हैं, तुम हमें साथ में चाहिए। तो हजारी का जो हजारी की वल्दत में हजारी के बाद लक्ष्मण आते हैं,
हजारी समकक्षीय थे उनके, शंकर बहादुर के। तो हजारी के बेटे जो है लक्ष्मण, वो समकक्षी हुए श्री कृष्णलाल के। तो उनका ही नहीं उनके हुए उनके क्या नाम, शंकर बहादुर के हुए। नहीं, उनके लड़के, हजारी के लड़के लक्ष्मण है। हाँ, लक्ष्मण जो है श्री कृष्णलाल के समकक्षी। और उसके बाद फिर लक्ष्मण की भी नावल हो गए, और लक्ष्मण की पत्नी की प्रभु देवी भक्तिन। जहाँ हम लोग आज भी बैठे हैं, ये भक्तिन का हिस्सा था हैं। और इसके पूरब जो है वो महेश्वर का हिस्सा था, पूर्व वाला महेश्वर का। और इसके पश्चिम में शंकर बहादुर का हिस्सा था। शंकर बहादुर का हिस्सा भक्तिन के पूर्व पश्चिम में था। तो बाद में भक्तिन जब मरने लगी तब उन्होंने तो उनकी ज़मीन जो है, क्योंकि वो नज़दीकी पड़ती थी महेश्वर के परिवार से, नज़दीकी पड़ती थी, क्योंकि उनके सगे भाई थे और उनके स्टेप ब्रदर थे। तो इसलिए उन्होंने, हमारे ब्रजमोहन दादा ने उनकी ज़मीन जो है इनके नाम लिखवा दी। क्या नाम, राजा दादा के नाम। यद्यपि वो जब बीमार हुई गई रजिस्ट्रार के सामने, तो उनसे पूछा गया किसको लिखेंगी, ये तो राजा दादा के नाम लिखवा रहे थे ब्रजमोहन लाल, लेकिन वो बोलती नहीं थी कि चारों भाइयों को लिखना चाहती थी, मतलब ब्रजमोहन और राजा दादा। लेकिन ब्रजमोहन दादा ने कहा कि इनके नाम कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए राजा दादा को ही ज़मीन, मतलब इनकी संपत्ति लिखा दी जाए। क्योंकि प्रताप लाल के नाम भी चंदापुर में ज़मीन है, और जगमोहन लाल के तो नाम ज़मीन नहीं थी, क्योंकि नावल थे, इसलिए वो सोचते थे इनको कोई ज़रूरत नहीं। यद्यपि उन्होंने बहुत ज़मीनें बनाई थी हैं, जैसे भुजई तारा हैं, और ये यहाँ की क्या कहते हैं, दानू तारा, ये सब उन्होंने स्वयं बनाया था। जब चकबंदी आई तब उन्होंने बेईमानी किया। एक तरह से बेईमानी ये कि अपने नाम के लिए लो। नरैया की ज़मीन जो बरियौना में पड़ती है, वो भी राजा दादा ने ज़बरदस्ती, बाबा लेखपाल थे, तो उन्होंने, बाबा लिख नहीं रहे थे उस ज़मीन को, लेकिन क्योंकि उस समय लेखपाल को पावर थी, लेकिन उन्होंने, राजा दादा ने ज़बरदस्ती ली। मैं चाहता हूँ कि आप जो अपना बयान, जो भी बयान अपना दें, ब्रजमोहन के नाम वो अपनी आत्मा से दें, और उसमें ये भी ध्यान रखें कि ये जो है कहीं किसी का वो ना हो। इसमें लोग एक तरह से तो भाई नाम के बनाया तो है नहीं, कल नाम आ गई है, इसलिए ज़मीन जो है हमारी हो गई खाली। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हम लोगों के पिताजी थे, वो 4 भाई थे। चारों भाइयों के जीवन पर के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम, और पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हमें देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रजमोहन लाल के जीवन पर, उनका जो जीवन था, जो आपने देखा हो या जो आपने सुना हो, उसके बारे में शुरुआत में उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक के बारे में वर्णन करें, और सकारात्मक विचारों को। बहुत अच्छा भाई, वो बहुत चलते पूर्जे के थे आदमी, और बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट रखते थे, संबंध जो है। कभी वो शायद प्रधान के लिए भी खड़े हुए थे गाँव में, और उनका जो वकील गाँव के थे, जो उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म लिखित में तो 1909 लिखा है, लेकिन हो सकता है 1-2 साल पहले हुआ रहा हो, 1907 में हुआ रहा हो, और उनका मृत्यु 1987 में हुई है। 1987। उनकी कद काठी क्या थी? उनका रंग क्या था? उनका रंग गोरा था। कद काठी जो है, मतलब अच्छी खासी थी, लेकिन बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन 5 फुट 6 इंच थे, 5 फुट 6 इंच, और ठीक ठाक थे। और मास्टर, उन्होंने कई स्कूल खोले, जो सुनाई पड़ा। एक अलीगंज में खोले थे, बढ़िया अलीगंज में एक स्कूल, यहाँ प्रतापपुर खोले। बहुत अपनी बताते हैं कि बड़े गट्स के आदमी थे हैं। और राम रुद्र वकील गाँव के जो थे, जो गांव के ज़मींदार थे, दुर्बली तिवारी जब आए हैं, बहुत पैसा लेके आए हैं वहाँ से, बर्मा से, चांदी का ऊँटों पर लाद करके, और उन्होंने उसी पैसे से यहाँ की ज़मींदारी खरीद ली राजा अयोध्या से। और दुर्बली
दीक्षित और तिवारी में झगड़ा हुआ तो दीक्षित लोग जो है, दीक्षित लोग की तरफ से ये शंकर बहादुर इकट्ठा हो गए कि हम इनकी जो है हेल्प करेंगे इस, और महेश्वर लेखपाल थे, तो महेश्वर जो है उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, वो न्यूट्रल रहे और उन्होंने उनकी हाथी दुर्बल तिवारी हाथी को यहाँ इधर रास्ते से जाने से रोक दिया इन लोगों ने, पता सुनाई पड़ता है शंकर बहादुर ने किंवदंती रोक दिया। हो सकता है कि उन्होंने भाई लाठी लेकर मार देंगे हाथी को, हैं, तो ऐसा बजरंगी दादा बताते हैं। और उसी झगड़े के कारण हम लोगों की 60 बीघा ज़मीन जो है, जो हमारे द्वार पर ही थी, हैं पक्के कच्चे, तो जो वो ज़मींदार थे तो कहे कौन लेगा हमारी ज़मीन। लेकिन यह है कि जब आदमी जब ज़मींदार नहीं चाहता है तो आपकी ज़मीन, बाद में उनकी ज़मीन इन्हीं दीक्षितों ने ही ले ली हैं। और कुछ ज़मीन जो है महेश्वर लेखपाल थे उन्होंने ले लिया, लेखपाल थे जो घर के पास वाली थी, और दूर वाली दीक्षित कमला दीक्षित के परिवार वालों ने ले लिया। वो सब ज़मीनें जो 60 बीघे थी। कहते हैं कि शंकर बहादुर की जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह थी, और उनकी जोड़ी ने इस बहुत कम उम्र तक ज़िंदगी जी, और मुझे लगता है कि शंकर बहादुर दोनों ही 40 से 50 के बीच में उन लोग दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने बताते हैं कि उन्होंने चंदहा में बाग लगवाई, यहाँ बाग लगाई, और लाठी में भी दोनों लोग साथ साथ थे और काफ़ी अपने वचन के पक्के थे। तो इस विषय पर जरा सा प्रकाश डालें कि उनका क्या योगदान शंकर बहादुर का था, और जिसके कारण आज जो पीढ़ी है वो अपने को गर्व महसूस करे। अपने वचन के पक्के थे, ये बात तो सही है, लेकिन वो जो दूरदर्शी नहीं थे, और वो सोचते थे कि हम शक्तिशाली अगर लाठी में हैं तो हम लाठी से ही सब, कायस्तों का काम तो भाई कलम से चलता है। जब जान रहे थे कि दुर्बली तिवारी ज़मींदार हैं, तो अगर उनसे झगड़ा करेंगे तो ज़मीन हमारी चली जाएगी। लेकिन वो इतने भाई बुद्धिमान होते हुए, कायस्थ होते हुए ये नहीं सोचे कि ज़मीन जो है लाठी के बल पे थोड़े रह सकती है, खाली लाठी के बल पे आप ज़मीन थोड़े रख सकते हैं। भाई उसका तो एक नियम कानून है, उस हिसाब से रहेगी। आप ये सोचते हैं कि हमारे डर से कोई ज़मीन हमारी नहीं लेगा, हैं, हमारी ज़मीन बेदखल हो जाएगी तो हमारी कोई ज़मीन नहीं लेगा। उस ज़मीन जब बेदखल हो गए आप कागज़ में, तो आप कितने दिन तक उस कब्जे को रखेंगे जब ले पाते। भाई जो चीज़ जो है लाठी का राज थोड़ी चलेगा। शंकर बहादुर की कद काठी कैसी थी, उनका जन्म लगभग कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, और उनकी जो शादी हुई थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शंकर की शादी अमेठी के पास हुई थी और बहादुर की शादी हुई थी, तो इनके बारे में थोड़ा सा पता नहीं। वो काम करते थे अमेठी में, हो सकता है उधर शादी हुई। क्या उनकी कद काठी के बारे में किसी ने आपको बताया? लेकिन यह है कि वो लोग कम से कम अवैध 5 फीट 6 इंच काठी तो रहे ही होंगे, अनुमानता, क्योंकि अपने खानदान में तो बाबा भी लंबे थे, बाबा भी 5 फीट। किसी ने आपको बताया हो कि उनका रंग कैसा है, कैसा था? इसके बारे में बस उनकी वीरता के बारे में, लाठी के बारे में लोग बताते हैं। उनके गुणों के बारे में और कुछ गुणों के बारे में लोग कुछ पता नहीं। चलिए आते हैं श्री बृजमोहन लाल, जो हम लोगों के दादा थे। कहते हैं कि वो जो है बहुत योग्य थे और बहुत ही राजनीतिक भी थे। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उन्होंने संबंध बनाए, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस परिवार की जो स्थिति थी वो उन चारों भाइयों में शायद सबसे सुयोग्य थे, और उन्होंने इसकी जो प्रतिष्ठा थी इस परिवार की उसको काफ़ी बढ़ाया। और एक ज़माने में सुना जाता था कि उनकी यहाँ से ले करके और धनपतगंज तक टूटी बोलती थी, और जब वो सड़क पर चलते थे तो 3 पीढ़ी के लोग उनके पढ़ाए हुए मिल जाते थे। तो उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की, जैसा आपने जिक्र किया है, और उनकी जो टोपी होती थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उनकी कदकाठी भी अच्छी थी। उनके साथ आपने काफ़ी समय बिताया है, हमने भी बिताया है। कोई घटना जब जो आपको याद आती हो, कि जो कोई कहानी आपको याद आती हो, कि कब उन्होंने कुछ आपको कहा हो, सीख दी हो, कुछ भी ऐसा कहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों, उनके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। आवाज़ हम लोग जब बच्चे थे,
बचपन में तो बाबा जो है बीमार रहा करते थे। बाबा का आशय आपका श्री कृष्ण लाल से है। श्री कृष्ण लाल को आपने देखा था? हाँ देखा है। तो पहले श्री कृष्ण लाल पर ही थोड़ा सा प्रकाश डालिए, उनकी कद काठी, उनका काम, उनकी चीज़ें, जो भी कोई कहानी आपको याद आ रही हो। हालांकि आप छोटे रहे होंगे, लेकिन किसी ने माई ने सुनाया हो या किसी अन्य ने सुनाया हो, तो उस कहानी को आप यहाँ पे बताने लगे। बाबा जो है शायद उस समय 50-52 में जब वो हुआ है, तब दादा तो बाबा भी लेखपाल थे। शायद अंतिम 1-2 साल बचा रहा होगा उनका। साल 2 साल उनको रिटायर होने में बचा रहा होगा। और छोटे दादा भी लेखपाल थे। और 3 लोगों ने जब वो चौधरी चरण सिंह का जो है कि अगेंस्ट में आंदोलन किया, उन्होंने जो है जमींदारी जब ले आने की शायद हुई, जमींदारी और एडमिशन, तो लेखपाल लोग जो है सब स्ट्राइक किए। बाद में सब लोग निकाल दिए लोग, दूसरे नए लोग आ गए। बाबा तो उम्र काफ़ी हो ही गई थी, उनको रिटायर 1 साल रहा होगा रिटायर में। लेकिन छोटे दादा का तो काफ़ी था, लेकिन ये लोग निकल गए। तो फिर बाद में ये लोग चकबंदी में चले गए। 1955 चकबंदी आई है, तो चकबंदी में गए हैं जगमोहन में। और राजा दादा के डॉक्टरी डिग्री थी उनके पास, होम्योपैथी डॉक्टर की डॉक्टरी ये भी थे उधर चौड़े में, कारगंज में, कहाँ की। लेकिन उसके बाद वो भी लेखपाली में चले गए, चकबंदी लेखपाली वो भी चले गए। तो बीमार रहते थे हम लोग। तो 51 में हमारा जन्म ही है, इसलिए हमको याद आता है वही 7-8 साल के रहे होंगे 58-59 में। और 58 में तो हम ज़्यादातर मामा के यहाँ रहते थे। हम शायद मामा के यहाँ 5-6 साल पढ़ना शुरू किए हैं। 56 में चले गए हैं मामा। पहली पढ़नी या दूसरी पढ़नी, तो 56-57 में चले गए। 61 में वहाँ 5 के पास। तो जब यहाँ कभी आते थे गर्मियों में या छुट्टियों में, तो कई सब छोटे हमारे संपत्ति कुछ साल 2 साल बड़े लोग, ओम प्रकाश भैया, आनंद भैया, ये सब 2 साल वो बड़े थे। और छोटे में चंद्रप्रकाश 2 साल छोटे थे। और सत्यप्रकाश और ये वेद प्रकाश तो 2-3 साल 4 साल सब छोटे थे। तो वहाँ खेलते उलते रहते। तो वहाँ नीम का पेड़ था द्वार को, और सारा था। तो बाबा वही कभी कभी हम लोग खेलते रहते थे, तो कहते थे हमारी दवाई ले आओ। तो हम लोग जो है नीम की कौड़ी वही बटोर करके, इसका समझ थी नहीं, दवाई लाओ। तो घर में जाके कहो दवाई लाने के लिए, दवाई मांगो। तो हम लोग वही अपना नीम की कौड़ी, मतलब खिलौने के रूप में उनके कहने पर दवा लाने पे आप नीम की कौड़ी उनके ऊपर फेंकते थे? नहीं, उनको दे देते, लीजिए बाबा। अच्छा, वही कौड़ी दे देते? अरे मतलब उसमें कागज वगैरह लपेट, ये दवा लीजिए। अच्छा, दवा के। अच्छा, वो हम लोग दौड़ाते थे डंडा लेकर के, छोटा लेकर के भागते थे हम लोग जो है। तो खेल खिला लीजिए, भाग करके उसी। उनका रूप कैसा था, कद काठी कैसी थी जब आप? लंबे थे, 5 फीट 7 इंच लगभग, 6-7 इंच। और मतलब बहुत पतले नहीं थे, लेकिन थे। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण भगवान की तरह थे। वो जो है जब कोई नकल वकल लेने आता था, तो कहते हैं कि बरियोना के लोग आते थे तो सिर्फ मट्ठा पी लीजिए, दही खा लीजिए, उतने में ही नकल देते थे, कभी उसका उजरत नहीं वसूल करते थे। इसके बारे में क्या कभी कुछ आपने सुना हो तो बताएं। हमने भी सुनी है, उजरत में कुछ नहीं, बस उनको मट्ठा उट्ठा पिला दो, मट्ठा पिला दो। और वो दाल में भी गुड़ मिला के खाते थे। अच्छा। और मट्ठा पिला दो उनको। उनका प्रिय भोजन क्या था? प्रिय भोजन सब जैसे जनरल भोजन था, लेकिन वो उनका प्रिय था कि दाल में भी गुड़ खाना है। और गुड़ जो है वो शिखरन पीते थे, खूब शिखरन। अरे वही दही का जो राब से शरबत बनाया जाता है, उसमें दही डाल दिया जाए या मट्ठा डाल दिया जाए, वही शिखरन अपना पिला दो, उनको खुश हो जाएंगे वो, और अपना नकल किया। अच्छा, जो चारों लड़के थे उनके, चारों सुपुत्र, उसमें सबसे ज़्यादा किसको वो प्यार करते थे? हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा बिरजू दादा को प्यार करते थे।
बड़े थे उनके हैं, उनको सहयोगी भी थे। अच्छा, आते हैं ब्रिजमोहन दादा की कहानी। लगभग श्री कृष्ण बाबा की डेथ जो है कब हुई है? 1960 में। 1960। कहते हैं कि जब, वैसे तो मेरी जन्मतिथि 61 लिखी है, लेकिन बताते हैं कि जब अम्मा बताती थी कि जब मैं पैदा हुआ, तो अम्मा बताती हैं कि जब बताया गया कि एक लड़का और पैदा हुआ, एक नाती, तो उन्होंने कहा नाती नहीं हुआ बल्कि नाश हुआ। वो उनके ज़माने में सब खेती बाड़ी छिन गया था यहाँ वाला, तो वो जो है लेखपाल जरूर हो गए थे, तो उनके समय में गरीबी कुछ रहती थी, गरीबी तो परिवार में, तो क्योंकि ज़मीन जायदाद तो खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, जो अब नई बननी थी, जो बनाया गया होगा उन्होंने रहिया लिखा या नहीं लिखा, जबरदस्ती लिखा। उस समय ज़मीन लिखने का उतना प्रचलन नहीं था, नहीं लेखपाल थे, ज़मीन काफ़ी बना सकते थे जहाँ लेखपाल थे। लेकिन लालची प्रकृति के नहीं थे, अपना ज़मीर उन्होंने नहीं बेचा, तो वो बहुत ईमानदार टाइप की, डेड ऑनेस्ट। तो उन्होंने वो कहते थे कि मतलब क्योंकि खाने का कुछ कष्ट रहता था, मतलब कि भाई हार्डली अर्न करते थे अपनी जीविका जो है परिवार को चलाने में, जीविका अर्न करते। तो जीविकोपार्जन में उनको मतलब कि शाम तक भाई 4 हैं परिवार में, 4 लड़के उनके हो गए और मियाँ बीवी 6 लोग हो गए, और तो उन्हीं का पालन पोषण करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। अच्छा, ब्रिजमोहन दादा का मुख्य जो वो था, उनकी डेथ कब हुई और उनको कहाँ पे ले जाया गया, कहाँ जलाया गया था, अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, और बल्कि अम्मा का कहाँ किया गया था, इसके बारे में, और उनका अपने भाइयों को नौकरी दिलवाने में या उनको संभालने में संयुक्त परिवार के रूप में क्या योगदान था, इस पे चर्चा की। भाई वो जो है बड़े थे, इसलिए उनका कुछ न कुछ उत्तरदायित्व बनता ही था, सबको खाना मिले हैं, और काम करने में भाई जगमोहन दादा और वो राजा दादा नौकरी करते थे, और हमारे पिताजी बहुत सी नौकरी किए, इससे भी पता लगा, लेकिन वो अस्थायी रूप से कहीं नौकरी में नहीं रहे। उनका ध्येय था कि भाई सबॉर्डिनेशन हो, किसी का बर्दाश्त नहीं करते थे, हैं, तो नौकरी जो है वो तो ना करी, या सबॉर्डिनेशन का ही जो रूप है। अगर आप जो है कोई वहाँ सबसे बड़े अधिकारी तो हैं नहीं, सबके ऊपर एक न एक अधिकारी, तो वो जो है नौकरी में। उनकी डेथ कब हुई थी? और जब ब्रिजमोहन दादा की डेथ 87 में हुई है, 87 में। हम तो बाहर जबलपुर में पहुँचते थे, इसलिए हमको जहाँ तक बताया गया कि शायद उनको पता नहीं जलाया गया था, रुपया ले गया था, कि आपको कुछ मालूम हो तो क्या जलाया यहाँ गया हो, अर्थियाँ ले गई, उनको जलाया ही वहाँ गया, हमको याद नहीं है उसके बारे में। तो इसके बड़के भैया थे उस समय, हैं, अब क्या लोगों की राय बनी, हैं। बल्कि अम्मा की डेथ कब हुई? मालूम हो शायद, बल्कि अम्मा की डेथ इनको नहीं मालूम हो, क्योंकि वो यहाँ थी जब मोहन दादा। भाभी, एक प्रश्न आपसे है कि ब्रिजमोहन दादा को का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? अयोध्या में। यहाँ से ले गए तो वहीं जलाए। अच्छा, ये सुना था शायद। हाँ, ब्रिजमोहन दादा के बारे में उनका एक पॉजिटिव रोल था, अभी आपने उसकी चर्चा की, सभी भाइयों का उन्होंने सहयोग किया। कहते हैं कि राजा दादा जो थे वो थोड़ा सा उनका अक्खड़ मिजाज के थे, और कुछ ऐसे लोगों से, ठाकुर और मुसलमानों के साथ उनके संबंध थे जो कि बदमाश हुआ करते थे। उनकी बदमाशियों के किस्से बहुत अहम हैं। एक बजरंगी दादा जो किस्सा सुनाया करते थे, जिसके बारे में आप विस्तार से प्रकाश डालेंगे, कि 1934 में किसी को उन्होंने मारा था, और उसके बाद वो जो है फिर जा रहे थे वहाँ पे कनौली, खुर्राट सेठ, कोई मुहम्मदन थे, क्या नाम था, खुर्राट या ऐसे ही कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, खुर्शीद नाम था। नहीं, खुर्शीद नहीं। हाँ, खुर्शीदे नाम था भाई, खुर्शीद नाम था उनका। खुरसेठ नाम था उनका। खुर्शीद, हाँ, खुर्शीदे नाम। खुरसेठ। तो खुरसेठ जैसा कि नाम भी लग रहा है,
कि खुर्शेड जो है वो काफ़ी बड़े आदमी तो उनके पास जाते थे ये, और एक बार किसी को उन्होंने सरैया के लोगों को किसी को मारा या क्या किया और उसके बाद भगे तो एक बार वो यहाँ से फिर जा रहे थे इस घटना के बाद। लेकिन जब जहाँ आज की तारीख में श्री कमला प्रसाद जी की चक्की या वो है दुकान है, वहीं पर पहुँचे और वहाँ से जो एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है विठलपुर की वो जा रहे थे। और उन दिनों जो पुलिस थी वो घोड़े पर चलती, और वहाँ से 1934 में तो वहाँ से देखा बाग से, और उसने यहाँ पे राजा की कदकाठी मिल गई राजा दादा की। उन्होंने कहा रुको राजा, ये साइकिल से थे वो घोड़े से थे। और इसके बाद घोड़ा दौड़ाता हुआ इधर आया और बजरंगी दादा के अनुसार यहाँ आए तो पहले दीक्षोर के घर के नीचे से कोई रास्ता था, यहाँ से भागते हुए और फिर ये पीछे वाली गली में कूदे, और गली में से कूद करके जा करके ये पीछे से होते हुए और नदी उन्होंने पार की, कुड़वार पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक इक्का किया, और इक्के में उन्होंने जैसे दुल्हन होती है तो चारों तरफ से दुल्हन की तरह उसको घेरा गया। और उसके बाद वो सीधे जो है वहाँ पहुँचे दीवानी, और वहाँ पे शायद ये अपने गांव के जो वकील साहब थे इन्होंने उनकी ज़मानत करा दी, और इस तरह से। लेकिन वो जो है घोड़सवार जो पुलिस वाला था वो उनको पकड़ नहीं पाया। इनकी बहादुरी के किस्से, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अगर विस्तार से 1934 की इस कहानी के बारे में और कुछ आप विस्तार से प्रकाश डालना चाहें कि किस तरह से झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था। अच्छा, हाँ, उनकी एक वीरता बजरंगी दादा बताते थे, उनको नहीं पकड़ पाए घोड़े वाले। हाँ। वो अपना साइकिल ही अपना बुदाते हुए कोलिया में से उतरते हुए साइकिल के भाग चले गए, तो घोड़े वाली पुलिस नहीं पकड़ी। अच्छा, बड़के दादा की योग्यता क्या थी, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी। वो नॉर्मल स्कूल में भी शायद पढ़ाते थे। नॉर्मल स्कूल जो गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल वहाँ है, तो फिर बाद में उन्होंने भाग लिया, गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते थे। बाद में मतलब इसमें कुछ राजनीति में भाग लिया, इसी से वो वहाँ से निकाल दिए गए नॉर्मल स्कूल से। नॉर्मल सरकारी हुआ करता था वहाँ से, यहाँ ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग नॉर्मल वो ट्रेन टीचर थे। अगर आप ये बता सकें कि उन्होंने अलीगंज में कब स्कूल की स्थापना की लगभग, या प्रतापपुर में कब स्थापना की, और उसके बाद धनपतगंज में कब की, और कहाँ कहाँ वो अध्यापक रहे, इसके बारे में अगर आप कुछ करा सकें। और शायद गढ़खोली के स्कूल की स्थापना में भी थोड़ा बहुत योगदान किया है, कुछ आपको अगर इसके बारे में जानकारी स्पष्ट जानकारी लगाया एग्जैक्ट नहीं बताया। सब लोग कहते प्रतापपुर के स्कूल हो सकता है उन्होंने 1950 के आसपास। अच्छा, प्रतापपुर में अपनी सेवा के दौरान उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी चंदा दिया था, बताते हैं। अब कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि वो चंदा अपने शिष्यों से वसूलने वहाँ तक जाते थे, क्या कहते हैं, कलकत्ता जाते थे चंदा लेने अपने स्कूल की। अच्छा, राजा दादा की योग्यता, पहले तो उनकी भगवान दादा की योग्यता के बारे में होगा, इनकी जगमोहन दादा की योग्यता के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर आप बताना चाहें। हमारी दादी 4 रूम में बचपन में पास थे। भगवान दादा तो जब बचपन में पैदा हुए तो बहुत पतले दुबले जाते और बीमार रहा करते। एक बार अपनी दादी जो है उन्होंने शायद उनके शिक्षा कोई आया था, कोई महात्मा आए थे, कहा इनका जीवन बहुत कम है तो इनको लोग पढ़ाए ही नहीं, मतलब कोई प्राइवेट पढ़ी गए, हमारा जीवन का 12 साल के बाद। तो ये जो है इनको बचपन में फिर पढ़ना लिखना छोड़ दिए थे, लेकिन 12-15 वर्ष बीत गया, तब फिर बाद में कुछ पढ़े हैं 4 लोग। उसके बाद पटवारियान पढ़े, काम किए पटवारियान होना जो है तो उसका मतलब जीवन शायद इनका जीवन ज़्यादा नहीं, इसलिए बचपन में ज़्यादा पढ़े हुए। अच्छा, इन्होंने क्या मतलब कौन सी नौकरी की और कब तक नौकरी किया इन्होंने, मोहन दादा? बाद में पटवारी पास के पटवारी हुए, और शायद सराय गोकुल के पटवारी हुए, इसलिए तभी तो इन्होंने बनाया यहाँ
इधर वाला क्षेत्र बाद में चरण सिंह वाले में वो हो गए। यहाँ भी शायद पटवारी रहे हैं और कुछ दिन हो सकता है कि कुछ बताते हैं उधर ही पटवारी थे। जलालाबाद में जलालाबाद की में डेथ हुई थी। जलालाबाद में ही पटवारी थे, वहाँ शायद वहाँ रहते थे, अमानीगंज के पास कहीं पटवारी थे क्या, क्योंकि उनके यहाँ कौन अहिहार में सूबा में यहाँ रहा करते, वहाँ तो कुछ दिन पटवारी उधर करते। क्या उनकी जगह पर भी उनको मिला था कुछ ऐसा, कुछ नौकरी मिली थी लेखपाल वगैरह इसी की जगह पर जो वहाँ पे हुआ लोग कहते हैं वहाँ खुद बताते वहाँ उसके बाद यहाँ रहे लेखपाल यहाँ। अच्छा, श्री बृजमोहन दादा जो थे उन्होंने इनको कुछ नौकरी, छोटे दादा को नौकरी में कोई मदद की? नहीं, उनको तो अपने आप ही जब हो गए पटवारियाँ जिस समय नौकरी कोई नहीं रही। अच्छा, सबसे ज़्यादा सब लोग ज़्यादातर वही 7वां जो मिडिल कहते हैं, मिडिल तक ही पास। राजा दादा की पढ़ाई कैसे हुई, क्या कितनी पढ़ाई वही हुई? मिडिल पास हुए रहे होंगे, कोई हाई स्कूल नहीं पास हुआ था, मिडिल ही सब पास करते थे। ज़्यादा सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन मिडिल ही मानी जाती है। जैसे बच्चा हर रूम और फिर पंचम छठम सप्तम 4 रूम 5 प्राइमरी होती थी और पंचम छठम सप्तम। इसीलिए वही लोग सबसे बाद में अपने पिताजी रसूल प्रताप लाल जी 10वां पास हुए हैं, वही हाई स्कूल पास किए हैं, वो भी बहुत बाद में कब पता नहीं कब पास किए, लेकिन पास किए थे वो, वही सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किए 12वें का उन्होंने बाद में। अच्छा, कहते हैं कि बृजमोहन दादा ने उनको प्रतापपुर में टीचिंग का जॉब दिलवाया और उसके बाद लेखपाली हसनपुर में दिलवाई और उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली कलकत्ता चले गए और रास्ते में उनका बेटिकट का टिकट कटा और बेटिकट पेनाल्टी भी उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि घर पे पैसा वसूला जाएगा। फिर दादा उनको खोजने गए वहाँ पर जो है और वो आए यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या कहना है? उनको नहीं मालूम है कि वो बेटिकट गए कलकत्ता का, ये बात को नहीं मालूम। अच्छा, बेटिकट गए तो टिकट ये कहते हैं कि चाचा बताते थे, अम्मा बताती थी कि जो है जब यहाँ पे कक्षा 5 में पढ़ने गए तो 2 ही 4 दिन गए, तो जब ABSA साहब आए तो उन्होंने कुछ डांटा तो उन्होंने कहा ले जाओ अपना इस्तीफा। उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। फिर उनको लेखपाली की अम्मा बताती थी कि उनको लेखपाली की नौकरी मिली, उसको भी उन्होंने हसनपुर में या कहाँ पे मिली थी तो वो भी छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद वो वहाँ भाग गए कलकत्ता और कलकत्ता से रास्ते में उनको टिकट हुआ था, ज़्यादा खोजने गए, खोजते खोजते फिर उसके बाद वो लौट पड़े और लौट करके आए। और उसके बाद जो है ये अम्मा बताती थी, अम्मा के से अगर कुछ आपने सीखा हो, कुछ आपने जाना हो उनके बारे में तो आप ज़रूर बताइएगा। बृजमोहन दादा का रोल था, बृजमोहन दादा का रोल राजा दादा के साथ नौकरी के लिए क्या था? जैसा कि मैं जानता हूँ कि जैसे आपने बता रहे हैं कि उन्होंने होम्योपैथिक से पढ़ाई की थी, तो उन्होंने क्या पहले डॉक्टरी वगैरह की, क्या किया? कुछ दिन किया रहा होगा, बाद में लेखपाली में चले गए, उसमें चकबंदी लेखपाली चकबंदी में कोई देने की जरूरत नहीं हुआ करती। जब वो चकबंदी के लेखपाल थे तो एक घटना घटी है, एक घटना घटी जिसके बारे में आप जानते होंगे। दादा तब जौनपुर गए और वहाँ पर एक यहाँ तार आया था और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आता है कि 71 की ये घटना थी और यहाँ पे कोई एक आदमी आया तो उसके बारे में बजरंगी दादा ये बताते थे कि कोई ज़मीन जायदाद का मसला था और वो जब आ रहे थे तो पता चला कि आम का महीना था और 3-4 ठाकुर एक खटिया पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आइए राजा दादा बैठिए। जैसे ही वो बैठे तो उसके बाद उन लोगों ने बगल में खाई थी आम और खाना जैसे शुरू किया, वैसे ही उन लोगों ने चाकुओं से वार कर दिया। उसके बाद भी वो लगभग 1 किलोमीटर अपने निवास स्थान तक भागते हुए आए और इतने हिम्मती और बहादुर थे। उसके बाद यहाँ खबर आई और तब जो है खबर से इसके बाद दादा गए और दादा ने जौनपुर में जा करके जिला अस्पताल में उनकी सेवा की। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल सेवा उनको इलाहाबाद में इलाहाबाद में उनको बचाया उन्होंने। अच्छा, राजा दादा को दादा काफ़ी याद करते थे, ज़्यादा रहते थे और इनको प्रताप लाल को भाई कम्मा मानते थे, काम
नहीं करते, मतलब नौकरी नहीं करते थे, काम तो घर का करते ही थे, लेकिन वो नौकरी को ही महत्व देते थे कि नौकरी नहीं करते, नौकरी छोड़ देते हैं, देश को निकलना मानते थे। और जैसे किराया दादा जितनी नौकरी पैसा कमाते थे उसका ज़्यादा पोषण उड़ा देते थे, ज़्यादा पसंद जो है कहीं नाच गाना है, कहीं नाच गाना रोजगारी जिंदगी में खर्चा वर्चा ज़्यादा कर देते थे, गंभीर स्वभाव देते। और पैसा जब मोहन दादा का पैसा ले लेते थे, जा रहे घर दे देंगे माई को, उनको दे देंगे, लेकिन देते किसी को नहीं थे, हम खा लेते थे। राजा दादा के बारे में जो हमने सुना है और देखा है कि जब वो तनख्वाह पाते थे तो 15 दिन तक जो है बहुत मौज से रहते थे और खूब आराम से, 15 दिन बाद पैसा ख़त्म हो जाता था तो मोती सेठ के यहाँ से उधार आता था। ये उनका खाने का तरीका, और वो दानी बहुत थे, खुले हाथ के थे। जब वो अपने आप ही अपने पे सब लोग उड़ा देते थे, अपने खाने खर्च करने उधार क्या वो अपने पे ही उड़ा देते थे ज़्यादा। अच्छा, क्या वो सिलाई का भी काम उन्होंने किया कभी? कुछ ऐसा सुनने में आया। अच्छा चलिए। वो बहुत खर्चवा आदमी थे और क्या था, और बहादुर थे। हाँ बहादुर थे, बहादुर थे और खर्चवा बहुत थे। अच्छा, आप क्रम से आप सबकी मृत्यु की तिथि और स्थान जो है, बृजमोहन दादा, जगमोहन दादा और इनका, और उसके बाद बड़की अम्मा, छोटकी अम्मा सबकी जो है मृत्यु की तिथि और जन्म की तिथि, और उसके बारे में कहाँ किसको क्या किया गया इसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ, सनी बताइए सबकी जन्म तिथि, मृत्यु की तिथि और स्थान कहाँ का वो हुआ, उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। बड़की अम्मा की डेथ तो लखनऊ में हुई है, वो सन 2001 में, जब मैं मई में शायद मई में 2001 में मई 2001 में उस समय यात्रा पर था, बैंक की तरफ से यात्रा पर था गया हुआ, और मैं खजुराहो तब वहाँ समाचार मिला बड़की अम्मा की डेथ हो गई है, तो शायद मई 2001 और छोटकी अम्मा की शायद अक्टूबर नवंबर 2012 में हुई है छोटकी अम्मा, और अपनी अम्मा की पैसे मालूम है 26 नवंबर 2019। और बड़के दादा की डेथ 87 जुलाई अगस्त सितंबर का 87 में हुई थी, जैसा बताते हैं 87। और उनका क्या नाम है, जगमोहन दादा की डेथ जो है 84 जनवरी 84 में हुई। और राजा दादा की डेथ जो है इलाहाबाद में, वहाँ उस समय आनंद विभाग में ट्रांसफ़र होकर आ गए थे, वहीं डेथ हुई है उनकी 1975। हमारे अपने पिताजी की गंगापुर में डेथ हुई है 5 जुलाई नहीं अगस्त 5 अगस्त 1997। 6 अगस्त नागपंचमी 6 अगस्त नागपंचमी की लड़ाई है। अच्छा, भक्तिन दादी की डेथ कब हुई, और अपनी जो दादी थी सगी दादी, उनकी कब डेथ हुई? रामनवमी को डेथ हुई है, सन भी बताओ। मई अपनी दादी मुन्नी देवी की डेथ जो है 1968, हम लोग इंटर में पढ़ा रहे थे, इंटर इम्तहान दे करके कोई लौटे हैं, अप्रैल में गए, रामनवमी का दिन था, उनकी डेथ हुई, हम लोग एग्जाम खत्म हुआ है, हम लोग उसी दिन आए, कुछ दिन पहले आए हैं, और उनकी डेथ हुई है। भक्तिन दादी के पति लक्ष्मण, उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी डेथ बारे में जानते हैं, के बारे में जानते
सुंदर लाल के बारे में अगर कुछ जानते हो तो बताइए। लाल के बारे में बताते हैं लोग कि वो कलकत्ता चले गए थे, छोटे थे, और कलकत्ता में उनको बंगाली ने जादू मार दिया। बंगाली ने जादू मार दिया। अब जादू कैसे मारते हैं बंगाली को, लेकिन वो किसी तरह से बच बचा करके वो लोग आने नहीं देती, जादू ऐसा मारती हैं तो आने नहीं देती अपने देश को लौटने, लेकिन वो किसी तरह से 8-10 साल में लौट कर आए, लौट कर भाग तो आए किसी तरह से बच करके। और बंगाली तो नहीं चाहती होगी, तभी वो किसी तरह से भाग, लेकिन उसका उनके जादू का ये प्रभाव रहा कि वो यहाँ आकर के बीमार हो गए, उनकी उल्टी हुई और 1 महीना 15 दिन में अच्छा, अपने पिताजी के कितनी बहनें थीं और उनकी कहाँ कहाँ शादियाँ हुई? एक बहन तो बताते हैं पिताजी है मिर्ज़ीपुर के पास गाँव मिर्ज़ीपुर के पास कोई गांव है, गांव का नाम नहीं दे रहा हूँ, वहीं शादी हुई थी और उनके बिना बच्चे हुए थे, मिर्ज़ीपुर के पास गाँव है। अच्छा, अहिहार से और एक गांव और है जलालाबाद, इन दोनों गाँव से हम अपने क्या पिताजी की बुआ लोग थे। क्या नाम था? नाम मुझे मालूम है, इसका नाम क्या था, लेकिन बुआ का नाम मालूम, फूफा का नाम मालूम हो, कुछ हो का नाम भी नहीं मालूम है। और वर्तमान में क्या स्थिति है? तो और उनके बुआ के एक लड़के, मतलब ये शायद छोटे वाले थे, छोटी वाली बुआ जो बुआ थे उनके पिताजी के, और छोटी बुआ उनके लड़के नन्हे चाचा, नन्हे कहते थे उनको, उनका नाम कुछ दूसरा था, पता नहीं क्या नाम था। भक्तिन दादी की मायका कहाँ था और अपनी दादी मुन्नी दादी का मायका कहाँ था? दादी का मायका तो वो उचितपुर जो सहावल के पास है, उनके तानों में था सुरेश, अरे उनके भाई के लड़के हैं, दादी के भाई के, उनके भी भाई के लड़के सुरेश, श्यामलाल, ये सब जो है उनके जो हम लोग भाई लगते हैं, उनके भाई के लड़के, भाई के लड़के के लड़के, भाई उनके जो थे वो तो हम लोगों के बाबा लगे, उनके लड़के हम लोगों के चाचा लगे, और चाचा लगे, तो उस हिसाब से भाई भतीजे के लड़के हुए, माई के दादी के भतीजे के लड़के सुरेश और श्यामलाल है। अब अपने हम पिताजी के आर्थिक जीवन और पिताजी के समकक्ष दादा के आर्थिक जीवन, आर्थिक स्थिति और जगमोहन दादा की आर्थिक स्थिति और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस किस्त में हम यही कहना चाहते हैं, अगर पुराने लोगों, इससे पुराने लोगों के बारे में कोई चीज़ आपको मालूम हो, तो कोई सजरा या कोई चीज़ जो छूट रहा हो तो आप इसका वर्णन कर सकते हैं। इस किस्त को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। बाकी पिताजी का जो समकक्षी समय है उसको हम लोगों ने भी देखा है, और सभी उनके जो ताऊ जी हैं उन लोगों को भी मैंने देखा है। उन लोगों की चर्चा भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन वो अगली किस्त में अभी आप पुरानी पीढ़ी के बारे में कोई चीज़ छूट गया हो तो उसको बता सकते हैं। कोई जो है यहाँ से जा करके सरैया में फंस गए थे अपने खानदान के हैं, वहाँ जाके फंस गए थे, बाद में उनके ऊपर वो नावल हो गए, उनकी ज़मीन जो है कुछ जो है वहाँ है क्या कहते हैं चांदवा में, जहाँ सब घर का ज़मीन है, उसके बगल में मालूम पड़ता है कि वो जब गए होंगे तो यहाँ के हथियार रहे होंगे,
क्योंकि इस तरह की ज़मीन है कुछ ज़्यादा है वहाँ, जो 18 हिस्सा 22 हिस्सा 18 हिस्सा हम लोग भी निभा गए, जो 4 घर का है स्थान हाजी, और वो 22 हिस्सा रामदयाल जो कहते हैं वहाँ थे, उन्होंने वो अपनी ज़मीन जो है इधर अपने दुबई के खानदान को लिखा है, जिससे जो आधा उनका है आधा अपना रामदयाल नहीं थे, यहाँ से गए थे, अरे किसी खानदान से गए रहे होंगे, तो इसका मतलब वो कभी ऐसी पीढ़ी में गए रहे होंगे जहाँ से यहाँ की पीढ़ी 2 भाई रहे होंगे, भाई रैयत पर आपस चले गए, ये क्या रहे होंगे वहाँ के ही सब खानदान ये सब जगह हुए होंगे। और बाद में जब उनकी नावल हुई है, नावल रामदयाल तो रहे होंगे पीढ़ी में, के बाद खत्म हो गए, तो उन्होंने लिखा तो खाली 2 ही घर को लिखा है अपने, यहाँ लोगों को आया होगा, एक अपने घर को लिखा और एक कई और हमारे घर को आधा था 22 हिस्सों और 18 हिस्सा जो पुराना है उसमें जो अपने पूरे खानदान है 18-22 कैसे हुआ तो नंदापुर की कहानी आपकी ज़बानी और इसकी प्रथम जो किस्त है और प्रथम एपिसोड है आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। समय की कमी है और आपके पास भी समय की कमी है, आपने हमको समय दिया और इतना महत्वपूर्ण आप कार्य में व्यस्त रहते हैं और आपकी व्यस्तता के बाद भी आपने 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू दिया है। अभी हम सामाजिक और आर्थिक जो दशा है जो कि अब करंट से लगभग लगती हुई है उस पर हम चर्चा पिताजी की और आपके जीवन में जो भी घटनाएं हैं उन सब की भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, प्रेरणा देते रहें। आपके योगदान की चर्चा आपने पिताजी की और चाचा ताऊ जी उन लोगों के योगदान की चर्चा, उनकी सामाजिक आर्थिक चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।